नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, इस यात्रा से बढ़ेगी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी। आज ब्रिटिश पीएम से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर संभव। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में कामकाज पर असर। आज भी बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर हंगामे के आसार, जबकि दोनों सदनों में 4 महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज करेंगे नई नीति की घोषणा। नई नीति से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगा बल। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। तनावपूर्ण शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ की अध्यक्षा का चीनी राष्ट्रपति से व्यापारिक संबंधों में आवश्यक संतुलन का आह्वान। उर्सुला वॉन डेर लेyen ने कहा, परिवर्तनकारी मोड़ पर है चीन के साथ संबंध। और भारत इंग्लैंड के बीच आज मैनचेस्टर टेस्ट का दूसरा दिन। 4 विकेट पर 264 रन से आगे खेलेगी टीम इंडिया। चोट के कारण ऋषभ पंत बाहर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। मॉनसून सत्र शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो ही नहीं पा रही। विपक्ष की ओर से लगातार संसद भवन के बाहर और अंदर कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है। हंगामे के चलते कामकाज रुक रहा है, जबकि सरकार की ओर से पहले दिन से ये कहा गया कि वो नियम के तहत हर प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो सोमवार से चर्चा का समय और घंटे भी तय हो चुके, लेकिन विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है। विपक्ष की ओर से रोज बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। कहा जा रहा है कि आज भी इंडी ब्लॉक प्रदर्शन करेगा। इस बीच आज सुबह आप सांसद संजय सिंह ने नियम 268 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दे दिया और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संवैधानिक और चुनावी निहितार्थ पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने राज्यसभा में नियम 268 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया, जिसमें बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संवैधानिक और चुनावी निहितार्थ पर चर्चा की मांग की गई है। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों में ही 2-2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात की जाए तो यहां गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 और वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से संबंधित विधेयक लोकसभा में पिछले साल 5 अगस्त को पेश किया गया था। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों में एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। राज्यसभा में आज भी 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पेश होंगे। दोनों ही विधेयक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। ये दोनों ही विधेयक समुद्र माल परिवहन और तटों को और सुविधा संपन्न बनाने का काम करेंगे। राज्यसभा में आज नाम निर्देशित सांसद उज्जवल देवराव निकम शपथ लेंगे और इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लोकसभा से, जिसकी कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि लगातार जो संसद है उसमें लोकसभा में भी विपक्ष एसआईआर का जो मुद्दा है उसे लेकर हंगामा बरपा रहा है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा से बचकर कहीं ना कहीं हंगामा कर रहा है और 3 दिन के बाद आज चौथे दिन भी हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष, जिसे हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ में एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण उसे देना चाहिए, लेकिन पिछले 3 दिन से जब सरकार लगातार चर्चा की तैयारी में है, इस मुद्दे पर भी चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। संसद के अंदर और बाहर तख्ती लगाई गई है, तख्तियां लेकर खड़ा हुआ है। नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, एक बार फिर आज चौथे दिन भी मॉनसून सत्र में गतिरोध जारी है और एसआईआर के मुद्दे को लेकर फिर से विपक्ष हंगामा करता हुआ। देखिए, बिल्कुल हंगामा कर रहा है और आपने देखा भी है कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ 11 बजे, उससे पहले ही विपक्ष के तमाम जो सहयोगी जो लोग हैं वो संसद भवन के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर के मुद्दे पर। और आपने देखा कि जब दोनों सदन शुरू हुए तो विपक्ष के द्वारा लगातार जो हंगामा है वो भी दोनों सदनों में किया जा रहा है और इसी कारण आप देखें कि लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये दलील भी दी जा रही थी और बार बार तमाम विपक्षी सदस्यों से ये कहा भी जा रहा था कि वो इस तरह का जो आचरण है वो संसद भवन के अंदर ना करें। तमाम देश दुनिया के जो लोग हैं उनके आचरण को देख रहे हैं और सिर्फ विपक्ष को ही जवाब नहीं देना होता है, तमाम मंत्रियों को देश के तमाम लोग जानना चाहते हैं उनके मुद्दों पर सरकार क्या सोच रही है, उनके मुद्दों को लेकर सरकार किस तरह के जो बिल हैं वो लेके आ रही है। और आप देखें कि दोनों ही सदनों में दो महत्वपूर्ण बिल हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है और जो सरकारी जो कामकाज है उसको नहीं होने दे रहा है। और यही कारण है, आप देखें कि सुबह संसद भवन परिसर में भी सोनिया गांधी भी कांग्रेस की तरफ से पहुंची और तमाम उनके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार एसआईआर की मांग को लेकर, एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही कारण है कि संसद का ये सत्र आज चौथे दिन भी हंगामे की बेट चढ़ते हुए प्रतीत हो रहा है। लोकसभा की कार्रवाई आंचल 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। नीरज, ये समझना चाहूंगी कि विपक्ष आखिरकार कौन से तर्क दे रहा है इस हंगामे के पीछे, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है और निष्पक्षता से चुनाव करवाना जवाबदेह संस्था है। आखिरकार विपक्ष के जो तर्क हैं वो कितने ज़्यादा अर्थ से पूर्ण हैं और साथ ही साथ जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया इसके मायने आखिर हैं क्या? देखिए, आप देखें कि विपक्ष की जो दलीलें हैं, खासतौर से आप देखें कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तो विपक्ष का ये कहना था कि वो तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा चाहता है और सरकार ने भी ये आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार अगर वो किसी भी मांग पर चर्चा करना चाहता है तो सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और उनके विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। सरकार ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी। इसके साथ साथ ही पहलगांव हमले को लेकर भी जो विपक्ष है वो चर्चा कराना चाहता था। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वो चर्चा जरूर कराएगी और तमाम जो सवाल है उनके जवाब भी देगी। लेकिन अब अचानक से एसआईआर के मुद्दे पर जो विपक्ष है वो चाहता है कि जो चर्चा है वो सदन के अंदर हो और उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए। सरकार का बार बार ये कहना है कि नियमों के अनुसार जो भी विषय आएंगे उन पर चर्चा की जाएगी। आप ये देखें कि ये वही विषय हैं जब कांग्रेस पार्टी इससे पहले कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र के मामले हो लगातार इस बात को उठाती रही है कि जो वोटर जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ी है। और जब चुनाव आयोग इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास बिहार के अंदर कर रहा है, आप देखें कि जो मृत लोग हैं उनके नाम हटाए गए, 2-2 वोटर कार्ड उन लोगों के बने हुए हैं, जो मतदाता हैं उन लोगों के जो नाम हैं वो हटाए गए हैं। किसी दूसरे राज्य में उन्होंने अपना जो वोटर आईडी कार्ड है बिहार के लोगों ने बनवा लिया है, उनके नाम उस सूची से हटाने की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग कर रहा है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ उस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग उसमें गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है।
जब चुनाव आयोग विपक्ष की जो तमाम आरोप हैं उन पर कार्य करता हुआ दिखाई देता है तब उनको दिक्कत होती है, जब कार्य नहीं करता है तो तब दिक्कत ही है। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिन पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट दलील दी गई है कि तमाम प्रक्रिया पारदर्शीपूर्ण तरीके से की जा रही है और जो भी अनियमितताएं या जो भी गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव में किसी भी तरह की, या तो कहें कि लोकतंत्र में जनता की जो भागीदारी है उसको कम करने का प्रयास चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है। और आप देखें कि कल तेजस्वी यादव का ये बयान दिया जाना कि वो विपक्षी दलों से बात करेंगे और चुनाव बहिष्कार तक की जो बात है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि चुनावी प्रक्रिया पे उनको किसी तरह का भरोसा नहीं है। आज हमने जदयू के सांसद से बात की, उनका ये कहना है कि बिहार में तेजस्वी यादव की जो चुनावी जमीन है वो खिसक गई है, इसी कारण वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं ताकि जो तमाम ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर और इस तरह के गैर जरूरी जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान जो विपक्ष है वो फोकस करे और सरकारी जो कामकाज है, देश हित के जो तमाम नियम कानून है, देश हित के जो बिल है वो संसद में ना आ सके। इसी तरह की हरकत जो विपक्ष है वो लगातार संसद में और संसद के बाहर कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दम आलू कैसे बनाए और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की ब्रिटेन की यात्रा पर देर रात लंदन पहुंच गए। ब्रिटिश पीएम की स्टार्मर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की ये लंदन यात्रा है। देर रात लंदन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। लोग तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय मूल के ये लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने स्वागत के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वो ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के स्वागत से अभिभूत है। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून उत्साहवर्धक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूके दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतवंशी काफी उत्साहित हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारतीय सांस्कृतिक नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ बातचीत होनी है। किंग चार्ल्स तृतीय से भी उनकी भेंट होगी। द्विपक्षीय वार्ता में तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा होना संभव है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर की संभावना है। इससे द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता दो वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके FTA वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हो गई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। भारत यूके FTA के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी। प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है। DC से करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय IT, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण और ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को भी ब्रिटेन के बाजार में जगह मिलेगी। ब्रिटेन की स्कॉच, विस्की, जिन और लग्जरी कार्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद की अनुमति दी जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए FTA से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। दोनों देशों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार होगा तो रोजगार और निवेश के अवसर में भी तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। FTA से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। कपड़ा और आभूषण में ही लगभग $2.5 बिलियन के निर्यात की बढ़ोतरी की संभावना है। भारतीय IT, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, योग को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे 4000 करोड़ की बचत होगी। भारत में यूनाइटेड किंगडम का निवेश भी बढ़ सकता है। साथ ही भारत ने घरेलू हितों को ध्यान में रखकर डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को FTA के दायरे से बाहर रखा है। MSME सेक्टर, विशेषकर चमड़ा, हस्तशिल्प और गारमेंट्स को भी सीधा लाभ होगा। 60,000 भारतीय IT कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा छूट का भी फायदा मिलेगा और भारत के सेवा निर्यात में तेज उछाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया यूके FTA हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हो, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज हैं, चाहे IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। FTA से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की बात करें तो स्कॉच, विस्की, जिन और कार्स पर भारत में टैक्स कम हो सकता है। भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के बाजार में स्थिरता बढ़ेगी। भारत से निवेश और तकनीकी स्थानांतरण में भी तेजी आएगी और ब्रिटेन में रोजगार, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। FTA से दोनों ही देशों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापार जगत को होने जा रहा है। दोनों देशों के मौजूदा व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो यूके भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। 2024 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार $57 अरब रहा था और भारत में ब्रिटेन का FDI $35 अरब के करीब है। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ FTA एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को लेकर विश्व व्यापार में मजबूती देगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो आखिर क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के बदलते व्यापारिक समीकरणों में एक शब्द बार बार सामने आता है, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है ये समझौता? कैसे ये राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को गति देता है
और भारत ने किन किन देशों से ऐसे समझौते किए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मुक्त व्यापार समझौता 2 या अधिक देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता होता है जिसमें सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाती है, व्यापारिक नियमों में भी ढील दी जाती है, वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ में रियायत दी जाती है। बौद्धिक संपदा, निवेश, सरकारी खरीद जैसे विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के तहत 2 देश तय करते हैं कि वे एक दूसरे के उत्पादों और सेवाओं पर टैरिफ या सीमा शुल्क कम करेंगे, गैर शुल्क बाधाओं को हटाएंगे और एक दूसरे के बाजारों तक अपने अपने उत्पाद की पहुंच को आसान बनाएंगे। FTA से व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निवेश को आकर्षित करने में आसानी होती है और रोजगार सृजन बहुत तेजी से होता है। अभी तक भारत ने कई देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इनमें 10 देशों का संगठन आसियान, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान, यूरोपीय समूह EFTA यानी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिक्टेनस्टाइन जैसे देश और संगठन इसमें शामिल हैं। भारत के इस समय 15 से अधिक सक्रिय FTA या व्यापक व्यापार समझौते हैं जिनके माध्यम से देश ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यात की पहुंच बढ़ाई है। इन समझौतों से भारत के MSME सेक्टर को बढ़ने में खासी मदद मिली है और सेवा क्षेत्र विशेषकर IT, शिक्षा और स्वास्थ्य को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली है। अभी तक भारत ने जो FTA किए हैं उससे कितना लाभ हुआ है, ये आंकड़े इस बात की सीधी गवाही देते हैं। UAE में भारत के 90% निर्यात शुल्क मुक्त हुए जिसमें वस्त्र, रत्न, फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। UAE को भारतीय निर्यात में पहले साल में ही 12% वृद्धि हुई। ऑस्ट्रेलिया समझौते से भारत में आने वाले FDI में 25% की वृद्धि हुई। FTA के बाद आसियान देशों को भारत के कपड़ा निर्यात में 15% की वृद्धि हुई। FTA से कृषि निर्यात बढ़ा जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ी। मॉरिशस में चीनी, चाय पर शुल्क में कटौती से कृषि निर्यात बढ़ा। भारत को तकनीक और ज्ञान हस्तांतरण का भी लाभ मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी के लिए ऑस्ट्रेलियाई समझौता बेहद मददगार साबित हुआ है। यूरोपीय देशों में भारतीय उत्पादों के मानकीकरण, प्रमाणन भी सरल हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो FTA सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं, एक रणनीतिक साझेदारी होती है जो कूटनीति, अर्थनीति और राष्ट्रीय हितों के बीच एक सेतु का काम करती है। लंदन से अरिंद प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जब 2006 का जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है। आरोपियों की रिहाई के खिलाफ ये सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बड़ा फैसला 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ा हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सभी 12 आरोपी जो थे उन्हें बरी कर दिया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है। 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामला है ये। आरोपियों की रिहाई के खिलाफ ये सुनवाई थी। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर आरोपियों को नोटिस जो है वो जारी किया गया था और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का एक केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों में करीबन 189 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और मुंबई धमाके केस में जो ट्रेन ब्लास्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर आरोपियों को नोटिस जारी किया गया था
इस मामले को लेकर। 7 धमाके हुए थे, करीबन 189 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और उसी सिलसिले में जो 12 आरोपी हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया था। इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के रिहाई के खिलाफ जो सुनवाई हो रही थी उस पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आती हुई, जहां 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। और हाईकोर्ट के फैसले से मकोका के लंबित केस पर असर हुआ, क्योंकि इसमें कई ऐसे आरोपी हैं, जो 12 आरोपी जिन्हें बरी किया गया। हमें समझना होगा कि मकोका के तहत भी उन पर आरोप थे, तो उस लिहाज से इस फैसले को बड़ा माना जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। और आखिरकार करीबन बॉम्बे हाई कोर्ट को 10 साल लगे इस फैसले तक पहुंचने में। हालांकि उन 12 आरोपियों को बरी करने का फैसला लिया गया, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का मानना था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में कई तरह के जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स रहे थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो जो फैसला उन्होंने 12 आरोपियों को रिहा करने का लिया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी है। बड़ी खबर है ये, क्योंकि ये जो धमाके हुए थे उसमें कई लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे, और ख़ास तौर पे जिन्हें इंसाफ की उम्मीद है, दरकार है, उनके लिहाज से आज की ये बड़ी खबर। 2006 में जुलाई में ये मुंबई ब्लास्ट हुआ था, और करीबन सितंबर 2015 में विशेष अदालत ने अगर देखें तो 12 लोगों को सुनाई थी मौत की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा। लेकिन 19 साल बाद आखिर क्या हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी जो दोषी थे उन्हें दोषमुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया था, जिससे चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। बड़ी खबर आती हुई सुप्रीम कोर्ट से, जहां 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीबन 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और विकास इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अब जो फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 12 दोषियों को रिहा करने का लिया था उस पर रोक लगा दी है, कितना बड़ा फैसला मानते हैं इसे आप? आंचल, एक बात यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई है, और खुद सेंटर की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि वो इन लोगों को क्योंकि रिहा किया जा चुका है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और सरकार का कोई भी मंशा ये नहीं है कि वापस इन्हें जेल में भेज दिया जाए। आज अपील पर जब सुनवाई होगी तो वो चीजें हो सकती हैं। अगर अपील में महाराष्ट्र सरकार सफल हो जाती है तो इनको वापस जेल भेजा जाएगा। लेकिन आज बहुत स्थिति स्पष्ट थी। सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि हमको आपत्ति फैसले के कुछ उन हिस्सों पर है जो मकोका के पहले से लंबित मामलों पर असर डाल सकते हैं, इसीलिए हम केवल उस लिहाज से आज सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया अपना आदेश देते समय कि जो इस फैसले के जो ऐसे हिस्से हैं जिनको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है, केवल उनके मद्देनजर इस फैसले पर रोक लगाई गई है। यानी जो लोग रिहा किए जा चुके हैं उनको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको वापस भेजने की कोई मंशा सरकार की तरफ से भी नहीं दिखाई गई। और कोर्ट ने भी ये कहा कि अपील पर हम विस्तार से सुनवाई करेंगे, इसीलिए इन सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ये जो 12 लोग हैं जो रिहा हो चुके हैं, वो उनकी रिहाई पर आज के आदेश से कोई असर नहीं पड़ेगा जी। हालांकि उस पर विस्तार से अपील पर जब सुनवाई होगी तो उस विषय पर भी बहस होगी। लेकिन आज जो पूरी आपत्ति थी और जो रिलीफ मांग रहे थे सॉलिसिटर जनरल, वो सिर्फ इस ग्राउंड पे मांग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले का हवाला मकोका के अन्य मामलों में, लंबित मामलों में, हाई कोर्ट में जो लंबित है या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उनमें इस फैसले का हवाला दिया जाए और इससे किसी तरह की कोई दुविधा पैदा हो जो एजेंसीज हैं, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए। तो इसीलिए कोर्ट ने अभी फिलहाल तारीख भी तय नहीं की है कि नोटिस जब वापस आ जाएगा इन सभी आरोपियों से तो अगली तारीख तय होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को इसलिए रोक लगाई है क्योंकि खुद सॉलिसिटर जनरल ये चाहते थे कि इन जो विवादित अंश हैं इनको कोई भी अदालत फॉलो ना करे। वहीं विकास, हम जानते हैं कि इन 12 जो लोग जिन्हें रिहा किया गया उन पर कहीं ना कहीं मकोका के तहत भी कई आरोप थे। तो ये जो टिप्पणी कोर्ट द्वारा की गई है कि मकोका के तहत जिस तरह से आरोप हैं उस पर असर पड़ सकता है उन केसों पर, इसे किस तरीके से समझा जाए कानूनी भाषा में? देखिए, इसमें इन लोगों को जब रिहा किया है तो जो पूरी जांच का जो तरीका था या जो भी
प्रोसीजर था उसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये गंभीर मामले हैं जिनकी अनदेखी कोर्ट नहीं कर सकता। उनमें कुछ मकोका को लेकर के भी टिप्पणियां की गई हैं। एक बड़ा काफी विस्तृत फैसला है, हमें देखना होगा कि विशेष रूप से किन किन बिंदुओं पर आपत्ति की थी सॉलिसिटर जनरल ने कि वो आने वाले दिनों में मकोका के अन्य मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर बिल्कुल साफ है आंचल की ये लोग अभी रिहा रहेंगे और हालांकि अपील में अगर महाराष्ट्र सरकार कामयाब हो जाती है तो इन लोगों को वापस जेल भेजा जाएगा, जो कि प्रक्रिया होती है। तो ये जो पूरा मामला है ये अभी ओपन है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा कि अंतिम तौर पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। फिलहाल बाकी कोई भी अदालत, देश की कोई भी दूसरी अदालत इस फैसले की नजीर के हिसाब से, बॉम्बे हाईकोर्ट की फैसले की नजीर के हिसाब से कोई सुनवाई या निर्णय नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं भारत सरकार की, जहां अब चीनी पर्यटकों को फिर से वो वीजा देने जा रही है। भारत 5 साल बाद ये सेवा फिर शुरू करेगा। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की। दूतावास ने बताया कि ये प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इस जानकारी को चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि चीन स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिने वीबो पर इस संबंध में जानकारी साझा की। वहीं भारतीय दूतावास ने कहा कि चीन के लोग अब भारत घूमने के लिए वीज़ा के लिहाज से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, फिर वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके बाद उन्हें अपने पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज लेकर वीज़ा केंद्र जाना होगा। यह वीज़ा केंद्र बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू जैसे शहर में है, जो दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में आते हैं। वहां जाकर वो अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2020 में निलंबन के बाद ये पहली बार है जब भारत ने 5 साल के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है। सहकारिता के क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 2025 के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित होनी है। दिल्ली में इससे जुड़े कार्यक्रम में खुद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई नीति का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक यानी अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। देश में किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र ने वैधानिक दर्जा देते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया, जो देश भर में आपदा या संकट की स्थिति से निपटने की शीर्ष इकाई होगी। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। कैबिनेट सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव समन्वय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष और सदस्य समिति के मेंबर्स होंगे। ये समिति सभी मंत्रालयों, राज्यों, एजेंसियों और संगठनों के बीच समन्वय और सक्रिय निगरानी का कार्य करेगी। संभावित या उभरते संकट की स्थिति में सरकार की ओर से शीर्ष स्तर पर निर्णय लेना, रणनीति तय करना, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना समिति का दायित्व होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर संघ शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहा है। इसके तहत संघ हर गांव, हर बस्ती और हर घर तक अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संघ की बैठक चल रही है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ उमर इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद होंगे। इस बैठक का उद्देश्य अलग अलग समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना है। आरएसएस का शताब्दी वर्ष का आयोजन संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1925 में स्थापित इस संगठन ने पिछले 1 सदी में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर काम किया। शताब्दी वर्ष के दौरान संघ ने देश के हर हिस्से में अपनी विचारधारा और सेवा कार्यों को फैलाने का लक्ष्य रखा। इस बैठक को भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
जहां विभिन्न धर्मों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बिहार में रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों से जाते हैं और बिहार सरकार की कोशिश है कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को और धार दी जाए। इसी कड़ी में बिहार कैबिनेट ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यूनिवर्सिटी का संकल्प लिया। बिहार में एक ऐसा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है ITI दीघा, जहां बच्चे 24 ट्रेड में प्रशिक्षण पा रहे हैं। देखिए धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये बिहार औद्योगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा है। यहाँ 1700 बच्चे 24 ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो भी महज 20 रुपये मासिक फीस पर। 1948 में स्थापित इस संस्थान से बच्चे प्रशिक्षण पाकर नौकरी पा रहे हैं। इस साल यहाँ से 2703 बच्चों का सिलेक्शन विभिन्न कंपनियों में हुआ है। जो हमारा इनरोलमेंट है लगभग 24 ट्रेड्स में 1192 बच्चों का होता है सर, और एट एनी टाइम हमारे यहाँ मतलब जो बच्चे पढ़ते रहते हैं वो मोर देन 1700 बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। वेरियस कंपनियाँ टाइम पे प्लेसमेंट कराती रहती है और हमारे यहाँ सर इस साल में इस फाइनेंशियल ईयर में 2703 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट करवाया है। यहाँ बच्चे न केवल 24 ट्रेड बल्कि वैश्विक पटल पर मिलने वाले रोजगार के लिए भी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, जिसमें रोबोट जैसी शिक्षा भी शामिल है। यही कारण है कि यहाँ औद्योगिक इकाइयों के लिए बड़ी संख्या में मांग है। हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स जो है वो सर हर जगह में नहीं, हमारे यहाँ प्लम्बर ट्रेड्स है, हमारे यहाँ सर पूरी पाइपलाइन हमारे प्लम्बर ट्रेड्स के द्वारा किया गया है। तो स्किल का सर हमारे बच्चों में बहुत बड़ा, हमारे बिहार के लिए सर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं तो अपने बिजनेस सर खुद करेंगे और कंपनियां उनके पास खुद आएगी सर, ना कि वो कंपनियां के पास बाहर जाएंगे। मैंने टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा मटेरियल हैंडलिंग का भी कोर्स किया है। इसके द्वारा हम कई सारे हैवी लोड्स को कैरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आर्क वेल्डिंग भी है जो मेटल को ज्वाइंट करने का काम करता है। मैं इलेक्ट्रीशियन के द्वारा मैं विद्युतीय विभाग में जाने का आगे प्रयास करूंगा। बिहार में ऐसे 151 IIT संस्थान हैं जहां सालाना 24,000 के करीब बच्चे दाखिला लेकर कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। बिहार कैबिनेट ने ऐसे बच्चों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया है। वन नेशन वन लेबर कार्ड की बात भी हो रही है। गीग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट ने फैसले लिए हैं, ताकि न केवल बिहार बल्कि बाहर काम कर रहे युवाओं को भी सामाजिक सुरक्षा मिल सके। बिहार में 151 ITI कॉलेज है, जिसमें बच्चों को हम लोग परंपरागत जो ट्रेनिंग है, मैकेनिकल का ट्रेनिंग हो, अप्रेंटिस कराना हो, सिविल का ट्रेनिंग करना हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का करना हो, इस तरह के कई हमारे ऐसे 40-50 ऐसे ट्रेड हैं जो काफ़ी दिनों से परंपरागत वे में वो चलते आया है। यूनिवर्सिटी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से यहाँ स्थापित होने जा रहा है। बिहार में बच्चों का जो मेरा शोषण हो रहा था, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ऐतिहासिक पहल की है। बिहार में वन नेशन वन लेबर कार्ड होने से बिहार के ही नहीं, देश के सभी श्रमिकों का समान रूप से सहायता राशि सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिल सकेगा। बिहार बदल रहा है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, नौकरी के साथ उनको सामाजिक सुरक्षा भी दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ITI दीघा में जब हम पहुंचते हैं और बच्चे को हुनर को देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि आने वाला जो बिहार का कल है वो इन युवाओं का होगा, जो अपने हुनर के जरिए खुद की एक स्टार्टअप के जरिए या खुद की कंपनी भी स्थापित कर सकते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, पटना। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद का स्वागत। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसने महिला वर्ग को बड़ा तोहफा दिया। महिलाओं को अब 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीद करने पर स्टैंप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अभी तक ये छूट राज्य में केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये तक की छूट थी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालकिन बनने में मदद मिलेगी।
इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वो आर्थिक रूप से भी अधिक सक्षम और समाज में सम्मानित होंगी। इस फैसले से महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। लखनऊ की महिलाएं योगी सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। बहुत बेहतर है। इसका तकनीकी एक चीज़ समझिए, कोई भी रजिस्ट्री का मूल्यांकन 10 लाख से कम का नहीं होता है। 10 लाख पे रजिस्ट्री पे महिलाओं को अभी तक 10,000 की छूट मिलती थी। जो भी महिलाएं 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेंगी 20,000 की छूट मिलेगी। इसी तरह 1 करोड़ मूल्य तक की प्रॉपर्टी पे इन लोगों को छूट 1 लाख हो गई, जो बहुत बेहतर है। योगी सरकार को मैं इस कार्य के लिए तहे दिल से बधाई देता हूँ। बहुत साधुवाद, आदरणीय योगी जी का धन्यवाद। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो वुमेन पावर को उन्होंने बढ़ाने के लिए जो स्टैम्प पे पहले जो 1% की छूट 1 लाख तक थी, अब वो 1 करोड़ तक की संपत्ति में कर दी गई है। इसके लिए मैं योगी सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इससे वुमेन पावर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में सरकारी जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी है और राजस्व भी बढ़ेगा। इसके लिए हम पूरे वुमेन जो हमारी पावर है उन सब की तरफ से हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी महिला सशक्तिकरण को, महिला वुमेन्स पावर को ऐसे ही बढ़ाते रहें और हमारा ऐसे सहयोग करते रहें। योगी सरकार को साधुवाद के लिए उनकी बहुत प्रशंसनीय हूँ इस फैसले से, और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए इतना अहम फैसला लिया है। और ये किसी भी महिला के लिए, उनकी आर्थिक मालिकाना के लिए उनको बहुत समर्थन करता है ये। एंड मैं इस फैसले से बहुत हूँ कि इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और उन्नति करने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। भारी बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। एनडीआरएफ की टीम गंगा नदी में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ बाढ़ से राहत कार्य में तैनात है। एनडीआरएफ जवान घाटों पर लाइफ जैकेट और लाइफ ट्यूब के साथ तैनात हैं और खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं। किसी भी कांवड़ियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए मोटर बोट के जरिए गंगा के सभी घाटों पर जवान गश्त लगा रहे हैं। इसके अलावा लाउडस्पीकर के माध्यम से घाटों पर मौजूद लोगों को चेतावनी दी जा रही है। सावन का महीना होने की वजह से विशेष तौर पर काशी में ये इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ ने पिछले 3 महीने से बाढ़ की स्थितियों को लेकर एंटिसिपेट करके तैयारियां शुरू कर दी थी। तो वाराणसी पर हमारे ऑलरेडी एक पोस्ट है जो कि दशाश्वमेध घाट पर, दशाश्वमेध प्लाजा है, वहाँ पर है। लगभग 10 से 12 बोटें हमारी इस समय घाटों पर हैं, जिसमें 2 हमारी स्पेशल बोट हैं, जो बड़ी बोट हैं, जो कि बड़े स्तर पर यानी कि 15 से 20 लोगों को एक साथ रेस्क्यू करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास एक वाटर एम्बुलेंस है जो अपने आप में चलता फिरता अस्पताल है, तो वो भी हमारा जो है सेवा के लिए वहाँ पर उपलब्ध है। बात राजस्थान की, जहां राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर को दुनिया के सबसे बेहतरीन वैश्विक पर्यटन शहरों की सूची में टॉप 5 में जगह मिली। जहां इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर की ओर से करवाए गए सर्वे में जयपुर ने देश में टॉप स्कोर हासिल किया। देखिए रिपोर्ट। पर्यटन की दुनिया में छाई पिंक सिटी। दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में शामिल हुआ जयपुर। पर्यटन के क्षेत्र में गुलाबी शहर जयपुर को मिली नई वैश्विक पहचान। दुनिया भर के सैलानियों के पसंद बना जयपुर मिला वर्ल्ड क्लास रैंक। राजस्थान की समृद्ध परंपरा और संस्कृति दुनिया को कर रही है आकर्षित। राजस्थान की राजधानी जयपुर ने एक बार फिर वैश्विक मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन की ओर से जारी वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में जयपुर को दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिला है। खूबसूरती और आकर्षक पर्यटन स्थलों की सूची वाले दुनिया के 10 शहरों में भारत का सिर्फ एक शहर शामिल है और वो है जयपुर। इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर के सर्वे में पर्यटन स्थलों की खूबसूरती के कई पैमाने तय किए गए थे। उन पैमानों में जयपुर के पर्यटन स्थलों ने उच्च स्कोर हासिल किया। सर्वे में जयपुर के महल, उनकी नक्काशी, होटल, ऐतिहासिक इमारतें, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विरासत और त्योहारों पर होने वाले भव्य आयोजन की वजह से जयपुर को हाई स्कोर मिला। सर्वे में सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों की सूची में
टॉप 5 रैंक पर जयपुर के शामिल होने पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया है। जयपुर को ट्रैवल एंड लेजर पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जयपुर को ग्लोबल डेस्टिनेशंस में 5th नंबर पे लेके आए हैं। बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी और भारत का कोई और शहर नहीं आया, लेकिन जयपुर आया है। इससे पहले उदयपुर भी आया था एक बार। तो बहुत हम सबके लिए गर्व की बात है और मुझे लगता है कि सबको मिलकर अपनी ओर से भी प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पर्यटन अवसंरचना को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए कई योजना चलाई हैं। इन प्रयासों का ही असर है कि आज राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिल रही है। जयपुर बहुत अच्छा है, मतलब बार बार मन करता है आने का, देखने का। यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा सब बहुत अच्छा है। कि जैसे आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, जयगढ़ का किला, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। बहुत प्यारा शहर है। यहाँ क्या मतलब ड्रेसिंग, कलर, क्लोथिंग, फूड्स वगैरह बहुत प्यारे हैं। जो एक बहुत अच्छी और अनोखी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बहुत अच्छे से बचा रखा है। तो सारी पुरानी हेरिटेज जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, जो राजा महाराजाएं जिनमें रहे, अब वो या तो हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट हो गए या किसी टाइप के म्यूजियम्स में कन्वर्ट हो गए। तो आज भी आपको उस इतिहास का एक टेस्ट मिल सकता है अगर आप आओ। दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों के सर्वे की ये सूची वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में प्रकाशित हुई है। इससे टॉप 5 रैंक पाने वाले जयपुर के पर्यटन को अब और ज्यादा बढ़ावा मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका कही जाने वाली बीएमसी भारी मात्रा में सीवेज को संसाधित कर उपयोग में लाने के लिए 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में रखी थी। देखिए रिपोर्ट। लगातार बढ़ती आबादी के साथ मुंबई में पेयजल का संकट भी बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का स्रोत, जो कि करीब करीब पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर करता है। और जो 7 झीलें हैं, जो 7 लेक है, वहां से मुंबई को जलापूर्ति होती है। लेकिन आने वाले समय में अब मुंबई में जल की तस्वीर बदलने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बीएमसी द्वारा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना। समय की मांग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़े बजट वाली सिविक बॉडी यानी कि बीएमसी मुंबई में 7 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम कर रही है, जो प्रतिदिन कुल 2464 करोड़ लीटर सीवेज का प्रसंस्करण करेंगी। यह प्रसंस्करण एनजीटी गाइडलाइंस के अनुरूप होगा, जो समुद्री जल और समुद्री जीवन को भी सुरक्षित रखेगा। वर्ली संयंत्र में प्रतिदिन 500 मिलियन लीटर, बैंड्रा में 360, मालाड में 454, घाटकोपर में 337, धारावी में 418, भांडुप में 215 और वर्सोवा में 180 मिलियन लीटर की क्षमता के संयंत्र बनाए जा रहे हैं। हर प्लांट की अपनी खासियत है और इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि ट्रीटमेंट के बाद बचे स्लज का भी उपयोग हो सके। सभी प्लांट को मिलाकर देखें तो 600 मीट्रिक टन कचरे का निर्माण प्रतिदिन होगा। इस कचरे का रीट्रीटमेंट होगा और इसे खाद्य एवं सस्ते ईंधन में रूपांतरित किया जाएगा। फिलहाल मुंबई पीने के पानी के लिए मुख्य रूप से 7 जलाशयों पर निर्भर है, जहां मानसून में जलापूर्ति होती है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 2027 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद लोगों को अन्य इस्तेमालों के लिए पानी की ज्यादा मात्रा उपलब्ध होगी और इसके साथ ही पेयजल की मात्रा बढ़ पाएगी।
हमारे साथ राजेश थामान है। सर, किस तरीके से पूरा संयंत्र जो है वो काम करता है? ये टोटल 7 प्रोजेक्ट्स है। उसमें हम लोग अभी जो जगह खड़े हैं वो वर्ली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू है। ये 2026 को हम लोग के 3 प्लांट कंप्लीट होंगे। उसके बाद 2027 में 3 प्लांट कंप्लीट होंगे और 2028 में 1 प्लांट। ऐसे आगे के 2028 तक 7 प्लांट हम लोग के कमीशन होने का हम लोग का प्लानिंग है। सर, जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उसके आधार पे इसको जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो ये ग्रीनफील्ड नहीं है, पहले ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी, लेकिन अब उसको क्या क्या बड़ी बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं? पहले हम लोग सिर्फ सीवेज डिस्पोजल हम लोग करते थे, जिसमें से हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ करता था, जो कि पानी में जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है, जो भी उसमें ग्रीट है, सिल्ट है, वो सब निकाल के हम लोग पानी उसमें करते थे, समुद्र में डिस्पोजल करते थे। अभी हम लोग उसमें सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो रहेगा वो हम लोग मेम्ब्रेन या फिर सीक्वेंशियल बायोरिएक्टर से हम लोग करेंगे। और उसके बाद जो डिस्पोजल वाटर में जो भी बीओडी रहेगा वो 100 से लेके 10 तक कम होके हम लोग वो पानी डिस्पोज करेंगे। जो उसके बाद हम लोग 50% टर्शरी वाटर करेंगे। तो 50% टर्शरी वाटर हम लोग अदर देन पोर्टेबल पर्पस के लिए वापर सकते हैं। उतना ही अपना अच्छा पानी, मीठा पानी हम लोग का सेव होगा। इस तरीके से लेक में पानी बारिश के मौसम में आता है, निर्भरता रहती है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, यानी कुछ सालों के बाद कम हो जाएगी, क्योंकि जो 7 प्लांट जिन पे फिलहाल काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से उसका काम जो है आप देख भी रहे हैं, काम तेज़ी से चल रहा है। और उसका जो परिणाम आएगा मुंबईकर या मुंबई में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मैं कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और बात क्रिकेट की, भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 264 रन के आगे खेलेगी। इससे पहले कल दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े। केएल राहुल 46 रन बनाकर क्रिस वोक्स का शिकार बने। केएल राहुल ने इंग्लैंड में अपने 1000 रन पूरे किए, वह ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। वहीं यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर लियाम डॉसन की गेंद पर आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल 12 गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज इस मैच में टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।